कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनाव में, जी हाँ, कश्मीर में हुए जिला परिषद यानी जिला विकास परिषद के चुनाव में कौन हारा कौन जीता, इस पर तो बहस आगे होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जीत लोकतंत्र की हुई है। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, कश्मीर होगा आबाद। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। जम्मू में बीजेपी तो कश्मीर में गुपकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में हुए इन चुनावों ने साफ संदेश दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है और अलगाववादियों और आतंकवादियों की हार। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुए इन चुनावों ने यह बता दिया है कि घाटी के लोग अनुच्छेद 370 को फिर से लाने के समर्थन में नहीं हैं और बदलाव के पक्ष में हैं। डीडीसी के इस चुनाव में जम्मू रीजन में तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं कश्मीर में अभी तक अपना खाता खोल पाने वाली बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, कश्मीर घाटी में बीजेपी के अब तक 3 उम्मीदवार जीते। बलहमा सीट से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते। तुलाल सीट पर बीजेपी के एजाज अहमद का कब्जा हुआ। काकोरा सीट पर बीजेपी के मुन्ना लतीफ के जीतने की जानकारी। लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहां चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, 2 कैंडिडेट हमारे 2 एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। जी हाँ, बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। किस तरह से लगातार पिछले 1 महीने से शाहनवाज हुसैन लगातार कश्मीर में अब डेरा डाले हुए हैं और डेरा डालने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने की भी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और ये साफ हो गया कि घाटी में भी कमल खिला और डल झील में भी। जी हाँ, इसके साथ साथ लगातार जो नतीजों के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 10 जिले जम्मू रीजन में और 10 जिले यानी कि घाटी कश्मीर में। जी हाँ, जहां तक बात की जाए 140 इधर तो 140 उधर, यानी कि जम्मू 140 सीटें, 140 सीटें कश्मीर, यानी कि 280 सीटों को लेकर इस समय जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए एक बेहतर सुखद खबर है। जी हाँ, मेरे साथ मेरे अपने हमेशा देश का सवाल में साथ रहने वाले पैनलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं और हमारे साथ जी हाँ मेहमान आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। अनिल गुप्ता साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं और आप जम्मू और कश्मीर को लेकर आखिर बीजेपी की जीत में किसका श्रेय मानते हैं? जी हाँ, लोकतंत्र जिंदाबाद। गुप्त कर, माफ कीजिएगा, गुपकार, ये अभी भी नहीं मान रहा कि वहां पर गुपकार के गढ़ में जाकर बीजेपी ने डल लेक में अपना कमल खिलाया है। आरिफ अजाकिया साहब, आरिफ अजाकिया साहब, आप जरूर ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है कि भारत में, जी हां, यूनियन टेरिटरी का जो तबका और जिस तरह से स्टेटस दिया गया उसके बाद यहां पर चुनाव हुए, सफल चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए। वो गुपकार जो इसके बहिष्कार की बात करता था, आज गुपकार भी कह रहा है। जी हां, जो चुनाव हुए, ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में, जी हां, कश्मीर में फिरदौस बर रुए जमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त। जी हां, इसी चुनाव के साथ लोकतंत्र आबाद होगा तो कश्मीर भी आबाद होगा। लोकतंत्र जिंदाबाद हुआ है। आरिफ अजाकिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरिफ साहब के पास हम चलेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी बेचैनी होगी। आरिफ साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता, जी हां, जम्मू से ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी, बधाई आपको, आपको बधाई। जम्मू रीजन में आपका धमाकेदार प्रदर्शन, लेकिन घाटी में 140 में से केवल 3। बधाई
आपको भी और बधाई के पात्र जम्मू कश्मीर का आवाम है, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय प्रजातंत्र के अंदर अपना विश्वास जताया है, और खासकर उन लोगों को और उन लोगों के मुंह पे एक बहुत कड़ा तमाचा दिया है जिन्होंने ये कहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीरी अवाम का विश्वास भारत के प्रजातंत्र से हट गया है। उन लोगों को उन्होंने बैलेट के जरिए एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, उन्हें इस बात को स्वीकारना होगा। जहां तक कश्मीर का सवाल है, बहुत खुश है हम। जब अकेले लड़ते थे तब तो हम कश्मीर के अंदर नहीं घुस सके, लेकिन जब सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने पोलराइज किया, भारतीय जनता पार्टी कहा कि सिर्फ एक ही मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ तो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कमल फैला दिया है कश्मीर के अंदर, और 3 कमल तो कमल के ही हैं। हमारे काफी आजाद उम्मीदवार जिनको हमने समर्थन दिया था वो भी जीते हैं। अब भूखे मत, 67 आजाद उम्मीदवार जीते हैं, तो कम नहीं है। ये जीते हैं, उनसे आधे से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीते हैं। श्रीनगर के अंदर 14 में से 7 आजाद उम्मीदवार, 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 4 अपनी पार्टी। हिसाब लगा लीजिए अल्टीमेटली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किसकी काउंसिल बनती है, किसका चेयरमैन बनता है, वो मैटर करेगा। तब देखेगा कहां पर है ये गुप्ता। जी ब्रिगेडियर साहब आपके पास मैं आऊंगा, अनिल जी, ऋषि मिश्रा, आरिफ साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त सीधा मैं आपको लिए चलता हूं मेरे अपने सहयोगी अजय जंडियाल के पास। ताजा जानकारी लिए अजय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर से। अजय, यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिलने के बाद पहला चुनाव और बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन, सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने दिखाई दे रही है बीजेपी डीडीसी चुनाव में। अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन इन चुनावों में हुआ है, उसके बाद जो है लोगों में जो जोश है वो देखने लायक है। मैं इस वक्त बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको बताएं कि किस तरीके से यहां गहमा गहमी है, वो आप देख सकें। और कुछ ही समय पहले आपको बता दूं, जैसे ही डीडीसी चुनाव जो है यहां पर के नतीजे आए, उसके बाद यहां कैंडिडेटों का पहुंचना शुरू हुआ तो उनका यहां पर जोश ही अलग था, क्योंकि यहां पर इतनी उम्मीद जो है, जो आंकड़े थे वो इतने नहीं माने जा रहे थे, मगर जो नतीजे आए हैं वो अपने आप में जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा, और खासतौर पे कश्मीर में भी कमल खिला है। मेरे साथ कुछ युवा है, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जो प्रदर्शन हुआ है इसकी उम्मीद थी या लग रहा है कि ज्यादा हो गया? हमें इतने की उम्मीद थी और हम अभी इससे भी अच्छा करने जा रहे हैं। अभी आपको रुझान दिख रहे हैं, अभी नतीजा बाकी है। कश्मीर में कमल खिला है, कश्मीर में 3 लोग जीते हैं बीजेपी के। लगता है एक संदेश कश्मीर को भी जा रहा है आपकी तरफ। कश्मीर में 3 लोग जीते हैं, ये जीत भारतवर्ष की जीत है। ये उन लोगों को करारा जवाब है जो 370 के खिलाफ प्रदर्शन करते थे और बोलते थे कि भारत में झंडा उठाने वाला कोई, उन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आज जिताकर भेजा है। ये संविधान की जीत है। ये जोश जो है बताता है कि किस तरीके से यहां पर इस वक्त जीत के बाद यहां पर जोश है। और ये जिस तरह से खासतौर पे आपको बता दूं कि कश्मीर में 3 जो सीटें बीजेपी को हासिल हुई है, उसके बाद ये जोश कहीं ना कहीं इनका दुगना हुआ है, क्योंकि कश्मीर में जब पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जब इनका गठबंधन हुआ गुपकार का, तो लग रहा था कि जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई कि यहां पर बीजेपी का झंडा कौन उठाएगा, यहाँ कांग्रेस का, यहाँ देश का झंडा कौन उठाएगा। मगर जब ये नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि अब कहीं ना कहीं दिन जो है चिंताओं के वो बड़े हैं। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो खासतौर पे जिनका वहां मत जो है ज्यादा हुआ करता था, वोट बैंक वहां ज्यादा था, सेंध बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको लगाई है। जी हां अजय, बीजेपी गदगद है। हम आपके पास फिर वापस आएंगे ताजा जानकारी के लिए कि आखिर किसको कितनी सीटें मिली। हमारे साथ एक खास मेहमान नासिर शेख साहब, आप पीडीपी के नेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ अजाकिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त जब गुपकार लगातार 370 का बहिष्कार, 370 की बहाली की जाए और इसके साथ साथ डीडीसी चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहा था आरिफ साहब, गुपकार गठबंधन तो यह भी चाहता था आरिफ साहब कि 1953 का स्टेटस बहाल कर दिया जाए,
सदर रियासत हो जाए। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों के लिए भी यह तगड़ा संदेश है कि कश्मीर के लोग भारत के संविधान के साथ हैं। इक्का दुक्का अलगाववादी और आतंक की कोशिश से कुछ होना जाना नहीं है। देखें, ये सबसे पहले मैं बात दूंगा भारत के तमाम भारतवासियों को। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत में इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में। एक हमारे यहाँ का इलाका है जो क्या हुआ है पाकिस्तान में, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे झरलू इलेक्शन होते हैं। हम पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन को झरलू इलेक्शन कहते हैं। और आप गिलगित बल्तिस्तान में जो कि भारत का लीगल एंड इंटीग्रल पार्ट है, उसमें जबरदस्ती की एक हुकूमत कायम की गई। 21 मेंबर ऑफ असेंबली जीते हैं और 21 के 20 मिनिस्टर बनाए। ये यहाँ के इलेक्शन में इलेक्शन होते हैं और शाम को रिजल्ट भी आ जाते हैं। अमेरिका के इलेक्शन का अभी तक पता चल रहा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क। तो एक बड़ी कामयाबी है भारत के लोगों की कि इतना जबरदस्त इलेक्शन कराया। बीजेपी को खास तौर पे मैं कहूंगा कि भारत के मेजोरिटी ऑफ पीपल बीजेपी कह रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो तो हर जगह उभर के सामने आ रही है। एक तब्दीली का मुद्दा है। भारत की आवाम तब्दीली आती है, वो थक गए हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी कि कुछ लैंड स्कैमिंग के भी केसेस निकल आए हैं, जिनको छुपाने के लिए मुफ्तीज और अब्दुल्ला चाहते हैं कि इवन चाइना तक की मदद लेने को तैयार थे कि हम आर्टिकल ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को रिवर्स कराएंगे। तो ये बड़ी कामयाबी है। भारत के जम्मू कश्मीर के अवाम ने आके खुल के सामने अपना फैसला दे दिया है कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, भारत देश के साथ हैं, भारत के देशवासियों के साथ हैं। वहां पे डेवलपमेंट के नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके भारत के उसकी कहानी। हमारे यहाँ पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का ये हाल है कि कल पीओके के 41 सिटीज और गांव में प्रोटेस्ट हुए हैं इमरान खान सरकार के खिलाफ। वहां पे रोटी खाने को नहीं है, आटा नहीं है लोगों के पास, लोग भूख से मर रहे हैं, लिटरली भूख से। ये हालत है आपके स्टेट पीओके जो कि कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि अपने इन लोगों को भी आजादी दिलाएं और वापस अपने देश में शामिल करें जल्द अज जल्द, क्योंकि बेचारे बहुत परेशान हैं गिलगित बल्तिस्तान। और यहाँ पे मैं एक न्यूज शेयर करना चाहूंगा कि हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कल कनाडा में बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली करीमा बलोच का मर्डर हुआ है। ये दूसरा मर्डर है बलोच एग्जाइल का। इसी साल स्वीडन में भी एक बलोच का कत्ल हुआ है। पाकिस्तानी ISI पूरी दुनिया में हम लोगों को टारगेट कर रही है। लंदन में नवाज शरीफ के वकील के ऊपर हमला होता है, हॉलैंड में अहमद वकास गोराया पे हमला हो रहा है, अभी अभी ओस्लो नॉर्वे में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पाकिस्तानी के ऊपर हमला हुआ है। तो खाली पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद ना कराएं, हम लोगों को भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पे रहम करें और हमें इस गासिब पाकिस्तानी फौज जी आरिफ साहब से जान छुड़ाएं। जी आरिफ साहब मैं आपके पास आऊंगा। बेचैनी तो पाक सेना में भी होगी और चीन को लेकर यही गुपकार गैंग, लोग इसे कहते हैं गुपकार टीम की बात थी, लेकिन बीजेपी गुपकार गैंग कहने लगी थी। ऋषि मिश्रा जी, 370 हटाए जाने का विरोध करने वालों के लिए लोकतंत्र का ये चुनाव और उसके नतीजे बड़ा जवाब है। बिल्कुल, देखिए नतीजे कुछ भी हो, कोई भी पार्टी किसी पे मतलब यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं मनीष जी, कोई भी पार्टी जीते, लेकिन जीत लोकतंत्र की हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा है। गणतंत्र पे लोकतंत्र का करारा तमाचा है। और जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपने देखा मनीष जी कि 52% वहां पे वोटिंग हुआ था। तो इसलिए नतीजे कुछ भी हो, जीत लोकतंत्र का होगा। और अब जो जिम्मेवारी जितने भी सियासतदान हैं मनीष जी, उनकी ये जिम्मेवारी है कि कैसे मिलजुल के जम्मू एंड कश्मीर के जो विकास की जो गाथा है उसको कैसे रचते बसते हैं। तो ये हमारे सियासतदान जितने हैं उन पे डिपेंड करता है। जहां तक गुपकार गैंग और गुपकार गठबंधन की बात है,
तो ये बीजेपी का अपना एजेंडा था। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी जिस पार्टी को गुपकार, जिस संगठन को गुपकार गैंग के नाम से पुकारती है, उसी गुपकार गैंग के एक कंपोनेंट जो है फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ लद्दाख में चुनाव लड़ती है। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है। तो मेरा ओवरऑल ये कहने का ये है कि किसी विषय पे 370 हो या किसी विषय पे किसी भी 2-3 पॉलिटिकल पार्टी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन बहुत खुशी की बात यह भी है कि जितने भी सियासतदान चुनाव लड़ रहे हैं मनीष जी, भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में विश्वास जताया है और इसका ये नतीजा है कि 52% वोटिंग है। ये करारा जवाब है पाकिस्तान और चाइना को भी। ऋषि जी एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के प्रदर्शन से आप खुश हैं? देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन जो मैं देख रहा हूं, मैं करीब 25 सीट आप स्क्रीन पे अभी हम लोग देख रहे हैं, ये ठीक ठाक प्रदर्शन कहा जा सकता है तब जब कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद देखिए दिल्ली बैठे हैं, सक्रिय उतने नहीं हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस 25 मुझे लगता है 30 क्रॉस कर जाएगी जब फाइनल टैली हम लोगों को मिलेगा। तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रही है, सबसे पुरानी पार्टी रही है, तो कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि एक पुराने पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, यदि वहां जम्मू एंड कश्मीर में और बढ़ती है तो वहां के लोकतंत्र के लिए मनीष जी बहुत ही बेहतर होगा। जी नासिर शेख साहब, मेरा सवाल आपसे, आप पीडीपी नेता हैं, आप पीडीपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश इस कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे है, ना तिरंगा उठाऊंगी ना तिरंगे के नीचे चुनाव लड़ूंगी, ये क्या हो गया साहब? ये आपसे किसने कहा कि तिरंगे के नीचे चुनाव लड़ने की बात हुई थी? देखिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, हम लोग भारत के आईन के मुताबिक उसका शपथ लेते हुए चुनाव लड़ते आए हैं। हमने राज्य में सरकार बनाई है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स इस वक्त भी हैं। ये तो कहीं बात नहीं कही गई थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता चुनाव जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी के हुए तो गुपकार अलायंस ने इस चुनाव में हिस्सा लिया। हमारी जो पार्टी है पीडीपी, इसने भी इसमें हिस्सा लिया। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक क्षेत्र से उम्मीदवार हूं, मैंने भी चुनाव लड़ा है और आज जो मेरे जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी वोट्स की, उस काउंटिंग के दौरान थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को आई, जिसके बाद काउंटिंग जो है वो रोकी गई है। इसलिए मैं आपके पास आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो पाया हूं, अदरवाइज मैं इस वक्त भी काउंटिंग में शायद बिजी रहता। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर लोकतंत्र को किसी ने जिंदा रखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को अगर किसी ने जिंदा रखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के आईन को अगर किसी ने जिंदा रखा, तो यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने रखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा अगर किसी ने उठाया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी थी। लेकिन उन दोनों नासिर साहब, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ नासिर साहब, ऐसी हजारों रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जा सकती है, हजारों रिकॉर्डिंग लोगों ने देखी है, अगर टीवी पर नहीं तो कम से कम लिंक पर दिख जाएगी। आप जिस तरह से कह रहे हैं नासिर साहब, मैं ये जानता हूं आप खुद अभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप मेरे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं कि तिरंगा मैं नहीं उठाऊंगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा, जब तक 370 की बहाली नहीं होगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आखिर ये क्या हो गया साहब? बहाली भी हो गई और घाटी में कमल भी खिल गया, बीजेपी गदगद है, 3 कमल वहां खिल चुके हैं। नासिर साहब, ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि जम्मू कश्मीर ने हर पॉलिटिकल पार्टी को अब एक्सेप्ट किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक स्वीकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उन्हें हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर देखा गया। देखिए, मैं आज के चुनाव की बात करूंगा। आज चुनाव की जो आज चुनाव हुए उनकी आज काउंटिंग होने वाली थी। आपको मैं बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। मैं जिस जिला से बिलोंग करता हूँ, हमारे जिला में सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, तमाम ट्रैफिक जो रोड से बंद रखा गया, मार्केट्स बंद थी, इंटरनेट भी शट रखने का ऑर्डर पहले जारी हुआ था, बाद में इंटरनेट खोला गया। अरे चुनाव हुआ है, आप वोट्स की गिनती करना चाहते हैं, कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर बंद के। हमारी पार्टी के अभी भी 3 वरिष्ठ नेता रात को हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें सरताज मदनी साहब हैं, नईम अख्तर साहब हैं, मंसूर साहब हैं। तो ये बात हमें समझ नहीं आ रही है कि अगर आप चुनाव करना चाहते हैं, साफ सुथरे चुनाव करना चाहते हैं, तो आप पीडीपी के इन वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में क्यों ले रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर के अंदर
इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन नासिर साहब, क्यों कर रहे हैं? नासिर तो साहब, देखिए, नासिर कहीं साहब, ना मेरा कहीं- सवाल कहीं आपसे, ना मेरा कहीं- सवाल ये है, देखिए मैंने आपको बोलने का पर्याप्त मौका दिया, आपने अपनी बात भी रखी। ऋषि मिश्रा, आप कुछ कहना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, थोड़े में दें, जी, फिर जी, मैं जी। अहमद अली नहीं, अयाज साहब के पास चलूं। नहीं, मैं पीडीपी के नुमाइंदे हैं जो उनको कहना चाहता हूं कि ये देखिए बीजेपी का वैचारिक मतभेद और आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को वहां की जनता ने नकार दिया है। यदि आप कंपोनेंट वाइज देखें, पार्टी वाइज एनालिसिस करें तो बीजेपी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। 73 सीटों के साथ अभी मतलब जो ट्रेंड दिखा रहा है 73 सीटों पे आगे है, और 73 सीटों पे जब आगे है तो आप ऐसे पार्टी को बिल्कुल नकार कैसे सकते हैं आप? और घाटी में पहली बार इतिहास बीजेपी ने रचा है कि 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है अब तक, देखिए, और कई सीटों पे मैं बीजेपी आगे है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, हमारे 20 जिला हैं, हर जिले में 14 क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी 280 क्षेत्र हैं। अगर आप कहते हैं कि 70 के करीब सीटों पर नासिर बीजेपी साहब, आगे नासिर चल साहब, रही है, आपकी इस बयानबाजी पर मुझे लगता है अहमद अली अयाज साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से। अयाज साहब, मेरा सवाल आपसे, अलगाववाद को हवा देने वाले लोगों के लिए ये चुनाव और नतीजे एक करारा और तगड़ा जवाब है। पहली बात तो यह है, बड़ी खुशी की बात कि पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस मुनक्कद हुए, और इससे एक ये फ़ायदा मिल जाएगा लोगों को जिनकी एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं हो सकती थी अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए, तो ये डीडीसी के मेंबर्स के वसातत से उनकी एक्सेस बन सकते हैं, उनके मसाइल हल हो सकते हैं। उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात ये कि जहाँ तक करारे जवाब की बात है, तो मुझे लगता है और आप भी इस चीज़ को मान लेंगे कि ये गुपकार अलायंस जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ का इत्तेहाद है, उन्होंने एक कॉल करी कि भाई सब लोग निकल के बीजेपी को डिफीट करो। तो उसका एक असर रहा, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं रहा असर, उसका एक असर रहा है। क्योंकि पिछली बार जब बल्दियाती इलेक्शन, यूएलबी इलेक्शंस में इन्हीं पार्टीज ने बाइकआउट किया तो बाइकआउट हो गया, तो कोई ज़्यादा बाहर लोग नहीं आए। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग बाहर आए। एक तो ये कि गुपकार अलायंस ने ये कॉल करी कि भाई आप बाहर आ जाओ और बीजेपी को हराना है तो वोट करना है, वो एक वजह हो गया। दूसरा ये वजह होगा जो लोकल लेवल पर लोकल बेस्ड कैंडिडेट्स थे छोटे छोटे इलाकों में, उनका भी अपना एक असर है। अहमद साहब, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, और इस पैनल में जो तमाम मेहमान हैं इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन साहब खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं, और ऋषि मिश्रा और तमाम मेरे मेहमान, मेरा आपसे आग्रह है कि ये मेरी अपनी बातचीत है और इस बातचीत में 1 to 1 शाहनवाज जी हमारे साथ हैं। शाहनवाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद और बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। जी हाँ, डल लेक में आखिरकार आपने कमल खिला दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव में खासकर वो पार्टियां जो ये कहती थी कि जब वो अलग अलग भी थी तब भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हो सकी असेंबली में, या लोकसभा के चुनाव में हमें 1.6% और पिछले बार 2.9% मैक्सिमम वोट मिले थे। इस बार हमारी जो ताकत है वो बढ़ी है। हमारे सामने कोई भी पार्टी इकट्ठे हुए बिना लड़ नहीं सकती थी, और हमें काफ़ी 3 सीट तो हम जीते, लेकिन गुलरेज 3 वोट से, तराल 23 वोट से और हरमैन 32 वोट से, अनंतनाग, कुलगाम ऐसी सीटें हैं जो हम बहुत कम मार्जिन से वहां पर नहीं जीत पाए। लेकिन एक अच्छा संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक उभरती हुई यहाँ की ताकत है। हम वो पार्टी हैं जो 2 से 303 पहुंचे हैं, और जब हमने एंट्री घाटी में भी, डल के अंदर भी कमल खिला दिया है, घाटी में भी कमल खिला दिया है, तो ये बात मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक बढ़ती हुई ताकत है और जनता ने हमें साथ दिया है। पार्टी कितनी सीट जीते नहीं जीते ये सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जमहूरियत जीतना चाहिए, और जमहूरियत जीती है। जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी।
जी हाँ शाहनवाज जी, जिन्हें आप गैंग कहते थे, गुपकार गैंग, उनका दबदबा बरकरार दिखाई दे रहा है। हाँ, वो तो गैंगअप हुए ही थे। वो उनको खुद पे भरोसा नहीं था, एक दूसरे से मिलकर चुनाव लड़े। और जरूर है कि वो यहाँ के एस्टेब्लिश पार्टी थे, वो पुरानी पार्टी थे, वो खानदानी पार्टी थे, वो डायनेस्टी वाली पार्टी थे। उनको तो उनके ही वर्कर हैं। हमारे यहाँ तो हमारे वर्कर की तो कई की हत्या हुई है और बड़ी मुश्किल से घाटी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत से खड़ी हुई है। तो उनकी सीटें, हमने कभी दावा नहीं किया कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। हमारी सीटें जितनी हमने ये कहा था, हर स्टेटमेंट में कहा था कि हम घाटी में कमल खिलाएंगे, और कमल खिला दिया है। कोई चाहे या न चाहे, कमल तो खिल गया। जी हाँ, कमल खिल गया शाहनवाज जी। लेकिन घाटी के लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 हटने के बाद जो विश्वास जताया है, आपको ये लगता है कि अब 370 पर बहस खत्म हो जाएगी? नहीं, ये 370 की कोई बहस बची नहीं है। 370 तो अब उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। मैं तो पूरे चुनाव में नहीं देखा कि कोई मुझसे मिलकर 370 की बात करने वाला होगा। कुछ लोग दिल्ली में बैठकर 370 करते हैं, कुछ कश्मीर के नेता अपना रोना रोने के लिए 370 पे बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर यहाँ पर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के नाम से पहचान दिलाना चाहते हैं। जो लोग भी इंडिया न्यूज़ देख रहे होंगे उनको मालूम होना चाहिए कि आज इतने टूरिस्ट यहाँ आए हैं कि कोई कमरा खाली नहीं है। आप सोनमर्ग जाइए, गुलमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट आने लगे हैं। जब चुनाव होता है, डेमोक्रेसी जीतती है तो सब कुछ जीतता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जो रोजगार की, ऐसे तो कोरोना काल में आप जानते हैं कि लोग विदेश नहीं जा रहे हैं, यूरोप नहीं जा रहे हैं, लंदन नहीं जा रहे हैं, और वो उनके लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? तो मैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह जम्मू कश्मीर हो सकती है। बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को तरक्की मिले, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं जमहूरियत की, वो मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो नतीजा यहाँ आज आया है, यहाँ जो कमल खिला है घाटी में भी, हम जम्मू में तो एक मजबूत पार्टी के तौर पर पहले से एस्टेब्लिश हैं। वहाँ हमने करीब 71 से ज़्यादा सीट जीती है। वैली में भी जो हमने सीटें यहाँ जीती हैं, तो ये शुरुआत है। जब शुरुआत इतनी अच्छी है तो समझिए आगे अंजाम कैसा होगा। शाहनवाज भाई, इसका सीधा संकेत और संदेश पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क को भी जाएगा, और इसके साथ साथ उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। जिस तरह से अलगाववाद को वो लगातार अलगाववाद और आतंकवाद को हवा देते रहे हैं। नहीं, ये सही है कि जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो कहते थे कि चाइना को बुला लेंगे, पाकिस्तान से बातचीत करो, और पाकिस्तान तो जमहूरियत में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी काम हो, चाहे वो चुनाव हो, उससे तो वो बहुत परेशान होगा। आज तो उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जमहूरियत और मजबूत हुई है जो कश्मीर घाटी में भी, जम्मू में भी। तो जम्मू कश्मीर की जो लोगों की ताकत है वो जमहूरियत है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि वो इस ताकत को बढ़ने दे। तो आज तो जमहूरियत जब जीतेगी तो हमारे जो दुश्मन हैं उनको तो इस पर दुख होगा ही। जी, खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर भी इससे कम होगा। आपको लगता है कश्मीर के कुछ ऐसे खानदान हैं जिसको लेकर ये था कि यहां पर चुनाव नहीं हो सकते, अगर होंगे तो कोई और नहीं आ सकता, तो इन नतीजों के बाद ये भी कहा जाए कि खानदानी गुरूर और खानदानी सुरूर ये भी जरूर कम होगा? शाहनवाज भाई, नहीं, जो लोग देखिए खानदानी गुरूर तो ये रहता ही है कि फैमिलीज हैं, 3 फैमिली हैं, नेहरू गांधी फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली। उसके अलावा तो किसी को आज तक इन लोगों ने आगे आने नहीं दिया।
तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स यहाँ अब नहीं चलने वाली है। बीजेपी की एंट्री हो गई है और बीजेपी की एंट्री होने का मतलब है, देखिए जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर के पूरे रिजल्ट को देखेंगे तो हम काफ़ी सीटें यानी 72 से ज़्यादा सीटें 73 से ज़्यादा सीटों को जीते हैं। और जो गुपकार अलायंस के लोग हैं, गैंग के लोग, उन्होंने भी सीटें जीती है। कांग्रेस तो हमसे बहुत पीछे रही है। जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी है उसने भी काफ़ी बड़ी एंट्री ली है। जो इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं उसमें जो 52 से ज़्यादा आपको दिख रहे हैं उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड है। तो ये एक बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे बढ़कर कोई खुशखबरी हो नहीं। शाहनवाज जी, विपक्ष आप पर यह आरोप लगा रहा है कि जब जब उन्होंने कोई पहल की तो आपने कभी ईडी, कभी एनआईए और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनको दबाने और कुचलने की कोशिश की, लेकिन आपका जम्मू रीजन में जो प्रदर्शन है, सांबा, कठुआ, उधमपुर, यहां पर 100% आप लोगों ने साबित किया है कि यहां डंका बीजेपी का ही है। देखिए जम्मू हमारी जो सांबा का, कठुआ का ये सब इलाका है, ये सब हमारा उधमपुर का, इसमें बीजेपी की जड़ें बहुत गहरी। हम बहुत वहाँ की एक एस्टेब्लिश पार्टी, यहाँ वहाँ हमारे एमएलए जीतते रहे हैं, एमपी जीतते रहे हैं। घाटी में कभी भी हम यहाँ पर कभी असेंबली का या लोकसभा का कोई चुनाव नहीं जीते। ये इतिहास में ये लिखा जाएगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब ज़्यादा वोट हुआ तब उसमें यहाँ डीडीसी का चुनाव जीती और हमारी जड़ें यहाँ गहरी हो रही हैं। हम आतंकवाद से भी मुकाबला कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं और वो जान हथेली पर लेकर काम करते हैं और एक अच्छी सफलता हमें यहाँ मिली है। शाहनवाज जी, मुझे पता है आपकी व्यस्तता और आपके चेहरे पर लगातार जो थकान मैं देख रहा हूं, पिछले 1 महीने से आप डेरा डाले हुए हैं कश्मीर में मेरी जानकारी के अनुसार। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहूंगा, उनका क्या होगा? अब जमीन पर राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। जिन्होंने कहा था कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी, तिरंगे के नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्या आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर की सियासत में अब वहां पर जमीनी हकीकत बदलेगी? नहीं, तिरंगा तो जो नहीं उठाने की बात करती थी, तो तिरंगे के नीचे ही तो चुनाव लड़ लिया। उन्होंने कबूल कर लिया, अपनी गलती मान ली और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही चुनाव लड़ा है और ये नए दौर में भी चुनाव लड़ा है। वो जो भी फैसले भारत सरकार के हुए उस पर उन्होंने मोहर लगाकर ही तो चुनाव लड़ा है और अकेले जीतने का मादा नहीं था और अकेले जीतने का यकीन नहीं था, इसीलिए तो गैंगअप होकर चुनाव लड़ा है। और मैं मानता हूं कि तिरंगा तो हमने उनके घर बिजबिहारा जहां की रहने वाली है महबूबा जी, वहां भी जाकर तिरंगा लहरा कर दिखाया। सारे कश्मीरियों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाया और हम वहां पर पूरी ताकत से वहां पर उस इलाके में भी गए। तो सीटें ये सही है कि हमने एंट्री ले ली है और हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि हमारी तो शुरुआत है साहब। हमारी तो कश्मीर वैली में तो हमारे 14 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत दी। एक परिवार के तीन कार्यकर्ता की हत्या हो गई। 3 कार्यकर्ता एक गाड़ी में आ रहे थे, तीनों को गोलियों से भून दिया गया था। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद यहाँ के हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और इतना संघर्ष कर रहे हैं कि सारी जो पार्टियां हैं जो यहाँ हुकूमत में रही वो इकट्ठे होकर अगर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो आप बीजेपी की ताकत का एहसास कीजिए। जी शाहनवाज जी, आप जाते जाते मेरे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक हैं जो बिहार से आते हैं और आपके बहुत बड़े मुरीद हैं, ऋषि प्रकाश मिश्रा, ऋषि शंकर मिश्रा। वो आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपका इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद करते हुए केवल यही कहूंगा, गर फिरदौस बर रूए जमी अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त।
ऋषि मिश्रा। शाहनवाज जी, मैं ऋषि मिश्रा, एक सवाल है आपसे कि 370 बीजेपी के लिए शेष भारत में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती है, और मैंने आपके हर चुनाव रैली को, जो जम्मू एंड कश्मीर में आप सक्रिय थे, मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, देखा है, लेकिन वहाँ 370 को आपने इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या कारण है कि शेष भारत में आप 370 को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जब जाते हैं तो 370 का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, जो चीज चली गई उसके बारे में क्या जिक्र करना। पहले दिन मैं आया था तो मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा था कि 370 को दफना दिया है और ये फिर कभी वापस नहीं आएगा, अब डेवलपमेंट पे चुनाव करें। तो हमने पूरा चुनाव जो है डेवलपमेंट पे रखा और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर पे रखा और डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर पे रखा। इसलिए आप देखिए कि करीब 50 से ज़्यादा निर्दलीय जीत कर आए हैं, और हम लोगों ने भी सफलता प्राप्त की है। हम 5-6 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, और जम्मू कश्मीर में तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो एंट्री है ये सब लोग रोकते थे, तो ये मिलकर भी हमें नहीं रोक सके और हम लोगों ने यहाँ सफलता प्राप्त की। जी शाहनवाज जी, आप इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, अपनी राय रखी, आपको पुनश्च एक बार और बहुत बहुत बधाई। और इतना जरूर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारत बुलंद है, भारत का लोकतंत्र बुलंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। जी हाँ, आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता शाहनवाज हुसैन को, जो कि कश्मीर जीत पर, जी हाँ, घाटी में जिस तरह से बीजेपी ने कमल खिलाया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में बीजेपी का जो डंका बजा है उसको लेकर खास बातचीत कर रहे थे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मेरे साथ आरिफ अजाकिया साहब, अहमद अली अयाज साहब, नासिर शेख साहब, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब और ऋषि मिश्रा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, इस समय जिस तरह से शाहनवाज हुसैन ने अपनी बात रखी, आप भी उसी पार्टी का नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। मेरा आपसे सवाल है, दबका घाटी में इतना आसान नहीं होगा, गुपकार का दबका आप कमजोर कर सकें? देखिए, ऐसा है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था पीडीपी के जो नेता हैं वो क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं तो यही कहूंगा कि सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये संविधान की बात करते हैं, इनके मेंबर पार्लियामेंट में संविधान को फाड़ा पार्लियामेंट के अंदर, और ये संविधान की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। आपने साफ इनको बता दिया क्या वो मुफ्ती ने कहा था। और यही नहीं, तमाम गुपकार वालों ने ये कहा था कि जब तक 370 नहीं हटेगा, या जो भी 5 अक्टूबर के बाद जितने भी कानून यहाँ पे लागू हुए हैं हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हीं कानून के तहत हुआ ये इलेक्शन और उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि ये लोग जो है, सिर्फ इनका जो वजूद है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, और उसको ये जानते थे आखिरी मौका इनके लिए है। अगर इस बार भी इन्होंने मौका छोड़ दिया तो फिर ये कहीं विल्डरनेस में चले जाएंगे। और इसीलिए, और इनको ये भी मालूम था कि अकेले दम पर ये भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इकट्ठे हो गए, गैंगअप किया इन्होंने। और उस गैंगअप का नतीजा क्या निकला? इनकी गैंगअप करने के बावजूद ब्रिगेडियर गुप्ता, जनता पार्टी, ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, गैंगअप हुए या टीम अप हुए? आप टीम अप कहिए, गैंगअप कहिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं इस पे बहस में नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी कह लीजिए। इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बावजूद भी नतीजा क्या निकला? पहली बारी हमने घाटी में कमल खिलाया, और ये लोग पूरा इकट्ठा होने के बाद भी 50% सीट्स नहीं जीत पाए अपने बलबूते पर। तो ये इस चीज को इनको मानना पड़ेगा। और लोगों ने कश्मीर के अंदर भी इनका साथ नहीं दिया है, इंडिपेंडेंस जीते हैं वहां पर। जी, आरिफ अजाकिया साहब, चूंकि मेरे कार्यक्रम के मैं अंतिम पड़ाव के करीब पहुंच रहा हूं, आरिफ साहब, मेरा सवाल आपसे, इस समय जो हालात हैं, आपने कहा गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कश्मीर में भारत की सरकार ने कर दिखाया है, भारत के लोकतंत्र, भारत के आईन पर जिस तरह से लोगों ने विश्वास दिखाया है, अब वो सपना भी पूरा होता दिखाई दे सकता है, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भी भारत के नक्शे में होगा।
देखें, ये तो भारत की सरकार ने डिसाइड करना है कि कब होगा। होना तो है, पार्ट ऑफ इंडिया है और इसको वापस इंडिया में शामिल होना है हर हालत में। अब ये कब होना है, ये भारत की सरकार ने डिसाइड करना है। अभी आपकी चर्चा सुन रहा था तो अहमद साहब ने बात की थी कि पहले चुनाव में बाइकआउट का ऐलान होता था तो लोग बात करते थे। तो मैं हाँ ये कहूंगा कि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से आतंक को बाजार गर्म था कि लोग डर के मारे नहीं निकलते थे। आज बीजेपी ने कर दिखाया है, वहां पे आतंक का बाजार खत्म हो गया, गन खत्म हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी है। कश्मीरी लोगों को आजादी मिली है इस गन कल्चर से, इस टेररिज्म से, जो कि पाकिस्तान पैट्रनाइज थी और अब भी हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन दबा के हो रही है, आपको पता है, लेकिन भारतीय सेना उनको कुछ करने से पहले ही रोक पाती है और रोज की बुनियाद पे वहां पे इनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और गिलगित बल्तिस्तान जहां तक सवाल है, ये भारत का हिस्सा है। इस पे इस वक्त आपको पाकिस्तान से ज्यादा चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि वो आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने पट्टे पे दे दिया है, ठेके पे दे दिया है चाइना को, और वहां पे चाइनीज कॉलोनीज तक बन रही हैं। वहां पे आवाम बहुत परेशान है, गुलामी की जंजीरों में कैद है। तो ये भारत की सरकार जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके वापस ले ले तो वहां की आवाम पे उपकार होगा। ये जी अहमद अली अयाज साहब, मेरा सवाल आपसे, इस समय जो हालात आपने शाहनवाज जी को भी सुना होगा, उन्होंने तमाम अपनी बातें रखी, इसमें आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर की सियासत में वहां पर समीकरण बदलेंगे और कहीं ऐसा ना हो जाए गुपकार टूटकर कुछ बीजेपी के साथ हो जाए, लद्दाख में जिस तरह से फारूक साहब को देखा है और उनकी पार्टी को देखा है? वो आगे की बात है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रद्द-बदल इधर उधर वो तो खैर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अभी तक दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। वो ये कि बीजेपी का जबरदस्त प्रचार रहा, कैंपेनिंग रहा, काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग रही और उसका असर पूरे कश्मीर में नहीं दिखा। ये जो दो तीन जो कैंडिडेट्स आए हैं कश्मीर से, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि वो लोकल लेवल पर उनका अपना एक इन्फ्लुएंस था, अपना एक असर रसूख था। तो इस वजह से वो तीन लोग वहाँ से आ गए। और मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कि परफॉर्मेंस जो बीजेपी की है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जम्मू में भी वो इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाए। जम्मू में ये जो है गुपकार अलायंस है, वहाँ उन्होंने कुछ हासिल कर दिया, जबकि वहाँ जम्मू में बीजेपी का गढ़ है, वो वहाँ उन्होंने कुछ हासिल कर दिया गुपकार अलायंस ने। लेकिन बीजेपी कश्मीर में इतना ज्यादा नहीं कर सका जो गुपकार अलायंस का गढ़ है। तो इससे ये एक चीज है कि अब ये कहेंगे कि भाई हमारा, शाहनवाज साहब ने कहा कि हमारा कोई वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, हमारा कोई इलेक्टेड नहीं था, उनके एमएलसीज वहाँ थे, उन्होंने एमएलसीज लगाए थे वहाँ पे, या अयाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि डोडा और किश्तवाड़ जैसे इलाके जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट की बात आप कर रहे हैं, मैं ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूं कि जब हम बीजेपी की परफॉर्मेंस को आज ले लेंगे तो कंपैरेटिवली वो परफॉर्मेंस हुआ उनका जो आज इस इलेक्शन में बहुत कम हुआ। इवन जम्मू में भी उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनका 60-70 सीटें लेना भी, जब उनके 25 एमएलए वहां थे और पूरी गवर्नमेंट उनकी रही है, हिस्सेदार रहे हैं वो गवर्नमेंट में, और यहाँ कश्मीर में एमएलसीज रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने इनके पार्टिसिपेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो गुपकार अलायंस वाले थे उनको मौका नहीं मिला कैंपेन करने का, उनको कभी डिटेन किया या अब्दुल्ला जो है अहमद अली अयाज साहब, मेरे इस खास कार्यक्रम में, जी हाँ, स्वर्ग से आ रही खबर ये आ रही है कि वहां पर लगातार जिसको बहिष्कार करने की बात कर रहा था गुपकार, वहां पर चुनाव हुए, चुनाव शांतिपूर्ण हुए, सफल हुए, चुनाव नतीजे भी आए और ये साथ साथ साफ कहा जा सकता है वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र की जीत हुई है, हुकूमत हिंद जिंदाबाद। आज के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना।